सो जा मेरी लाडो। आंखें बंद कर ले बेटी। आज पूरे 5 साल हो गए जब तेरे बाबूजी हमें इस अंधेरे में छोड़कर गए थे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है वो कहीं दूर चले गए, कोई कहता है अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मेरा मन आज भी यही कहता है कि वो हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, क्या बाबूजी सच में मुझे देखकर चले गए थे? क्या उन्हें मेरा अंधापन अच्छा नहीं लगा? गांव के बच्चे कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ। कहते हैं मेरे कारण ही बाबूजी घर छोड़कर चले गए। नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। तेरे बाबूजी तुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। जब तू छोटी थी ना, तो घंटों तुझे गोद में उठाकर बैठे रहते थे। बस शायद किस्मत उन्हें हमसे दूर ले गई। अब तो मैं भी यही सोचकर जी रही हूँ कि भगवान ने उन्हें कहीं अपने पास बुला लिया, वरना कौन पिता अपनी बेटी को ऐसे छोड़ता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे? नहीं बेटी, मैं अभी पड़ोस वाली जमुना काकी से थोड़ा दाल मांग लाती हूँ। घर में थोड़े चावल रखे हैं, कुछ न कुछ बना दूंगी। तू बस हिम्मत मत हार, तेरी माँ अभी हारने वाली नहीं है। 5 साल से गौरी की जिंदगी एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसका पति शंकर एक सुबह काम की तलाश में निकला था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली। किसी ने कहा जंगली जानवर खा गए, किसी ने कहा शहर जाकर दूसरी जिंदगी बसा ली। धीरे धीरे गौरी ने अपने दर्द को चुप्पी में बदल दिया। अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी अंधी बेटी राधा थी। एक सुबह सूरज निकलते ही गौरी के घर उसका मुंह बोला भाई हरिराम आ गया। वह पास के दूसरे गांव में रहता था, लेकिन गौरी को हमेशा अपनी सगी बहन जैसा मानता था। कब तक यूं टूटकर जीती रहेगी बहन? देख राधा की हालत रोज कमजोर हो रही है। मैंने सुना है इसकी आंखों का इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरे बड़े गांव में। भैया, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, इलाज कहाँ से करवाऊं? यहाँ से 3 दिन दूर एक बड़ा गांव है। वहाँ एक बहुत बड़े दानी आदमी रहते हैं, विक्रम सेठ। गरीबों की मदद करते हैं, इलाज करवाते हैं। अगर तू उनके पास जाएगी तो शायद राधा की आंखों में रोशनी लौट आए। 3 दिन का रास्ता, और मेरी बच्ची, इसे किसके पास छोड़ूं? जमुना काकी के पास छोड़ जा। मैं भी आता जाता रहूंगा। बस 3 दिन की बात है। अगर आज हिम्मत नहीं करेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। हरिराम चला गया, लेकिन गौरी का मन कांप रहा था। फिर भी बेटी की रोशनी के लिए उसने खुद को मजबूत किया। वो राधा को लेकर जमुना काकी के घर पहुंची। काकी, मैं 3 दिन के लिए दूसरे गांव जा रही हूँ। राधा को अपने पास रख लीजिए। मैं लौटकर आपके सारे काम करूंगी। बस मेरी बच्ची को भूखा मत रखना। जमुना काकी ने तिरछी नजर से देखा। ठीक है, छोड़ जा, लेकिन सुन, 3 दिन से एक पल भी ऊपर हुआ ना तो इस लड़की को बाहर निकाल दूंगी। मेरे घर में मुफ्त का बोझ नहीं पलता। घर लौटकर गौरी ने राधा को तैयार किया। माँ, मत जाओ। मुझे उजाला नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी आवाज चाहिए। काकी डांटती है, मुझे डर लगता है माँ। मेरी जान, सिर्फ 3 दिन। मैं तेरे लिए रोशनी लेने जा रही हूँ। फिर तू अपनी माँ को देख पाएगी, आसमान देखेगी, पेड़ देखेगी, दुनिया देखेगी। और भारी कदमों से गौरी गांव छोड़कर निकल पड़ी। पहले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। वो पूरी तरह भीग गई, लेकिन रुकी नहीं। उसे बस विक्रम सेठ तक पहुंचना था। उधर जैसे ही गौरी की पीठ ओझल हुई, जमुना ताकी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने राधा को घर के बाहर गीली बोरी पर बैठा दिया। ए अंधी, चुपचाप बैठी रह। अगर माँ चिल्लाई ना तो डंडा पड़ेगा। तेरी माँ चली गई, अब यहाँ मेरे टुकड़ों पर जीना सीख। माँ, कहाँ हो आप? यहाँ बहुत ठंड है, मुझे भूख लगी है। हरिराम भी उस दिन नहीं आ सका। उसकी पत्नी बीमार थी। राधा बिल्कुल अकेली पड़ गई। 3 दिन का लंबा रास्ता तय करते करते गौरी की चाल अब बहुत धीमी पड़ चुकी थी। पैरों में छाले थे,
कपड़ों पर रास्ते की धूल जमी हुई थी। चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। शायद आज उसकी राधा की किस्मत बदल जाए। दोपहर का समय था। गांव के बीच एक बड़ा सुंदर घर दिखाई दिया। घर के सामने खड़े 2 लोग खड़े थे। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी। उसका दिल जैसे अचानक रुक गया, हाथ कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। वो आदमी कोई और नहीं, शंकर था, उसका अपना पति, जो 5 साल पहले उसे और उसकी अंधी बेटी को छोड़कर चला गया था। शंकर के साथ एक औरत खड़ी थी। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। गौरी कुछ पल तक वहीं खड़ी उसे देखती रह गई, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो कि जिसे उसने बरसों तक हर रात याद किया, वो आज उसके सामने खड़ा है। धीरे धीरे वो उनके पास पहुंची। शंकर की नजर जैसे ही गौरी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। शंकर, तुम सच में तुम हो? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? इतने साल बाद तुम यहाँ इस तरह? शंकर कुछ पल चुप रहा। उसके साथ खड़ी औरत ने हैरानी से दोनों को देखा। आप इन्हें जानते हो क्या? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। शायद किसी और को समझ रही है। ये शब्द सुनते ही गौरी जैसे भीतर से हिल गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं जानते? एक बार मेरी तरफ ठीक से देखो शंकर। मैं गौरी हूँ, वही गौरी जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, वही गौरी जिसके साथ तुमने छोटे से घर में इतने सपने देखे थे, और वही गौरी जिसे तुम एक सुबह बिना बताए छोड़कर चले गए थे। शंकर चुप रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। साथ खड़ी औरत अब सब समझने लगी थी। इतने साल में यही सोचती रही कि शायद तुम मजबूरी में गए हो, शायद किसी दिन लौट आओगे, शायद दरवाजे पर आकर कहोगे, गौरी मैं आ गया। लेकिन आज समझ आया, तुम लौटना ही नहीं चाहते थे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई थी अपने लिए, मैं अपनी बेटी के लिए आई थी। हमारी बेटी राधा, जो आज भी अंधेरे में जी रही है, जिसकी आंखें जन्म से बंद है, जिसने आज तक अपने पिता का चेहरा नहीं देखा और शायद अब कभी देख भी न पाए। ये सुनकर शंकर की आंखें झुक गईं, लेकिन फिर भी उसने सामने खड़ी औरत की तरफ देखा और खुद को संभाल लिया। यहाँ खड़े होकर तमाशा मत करो। तमाशा? जिस औरत ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, जिसने भूख में अपनी बेटी को गोद में लेकर रातें काटी, आज उसकी आवाज तुम्हें तमाशा लग रही है? गौरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। फिर उसने खुद को संभाला। ठीक है, अगर तुम्हें पहचानना नहीं है, मत पहचानो, लेकिन इतना याद रखना, जिस बच्ची को तुम छोड़कर गए थे, वो आज भी हर रात पूछती है, माँ बाबूजी कब आएंगे? इतना कहकर गौरी मुड़ी और चलने लगी। शंकर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर बेचैनी बढ़ती गई। फिर वो धीरे धीरे गौरी के पीछे चल पड़ा। गांव से थोड़ा दूर पहुंचकर उसने आवाज दी, गौरी रुक जाओ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। इतने सालों से जो बात अंदर दबाकर जी रहा हूं, आज अगर नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। गौरी रुक गई, लेकिन पीछे मुड़ने में भी उसे कुछ पल लगे। अब क्या बाकी रह गया है सुनने को शंकर? जो आदमी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दे, वो चाहे जितना बोले, कुछ बातें कभी छोटी नहीं होती। मैं डर गया था गौरी, जब सब लोग ताने देने लगे थे, जब हर कोई कहता था कि अंधी बेटी बोझ बन जाएगी। मैं कमजोर पड़ गया, मैं भाग गया, लेकिन सच मानो चैन कभी नहीं मिला। अगर सच में चैन नहीं मिला होता तो 5 साल बहुत होते लौट आने के लिए। ये रख लो, कम से कम बेटी का इलाज करा देना। मेरे हिस्से का जो अपराध है शायद थोड़ा हल्का हो जाए। जिस पिता ने बेटी का हाथ छोड़ दिया, उसके पैसे अब देर से आए हैं शंकर।
उसी पल गौरी का दिल अचानक घबराने लगा, जैसे दूर कहीं राधा उसे पुकार रही हो। वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से गांव की तरफ लौटने लगी। गौरी तेज कदमों से गांव की तरफ लौट रही थी। थका हुआ शरीर अब जवाब दे रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे राधा उसे पुकार रही हो, जैसे कोई अनहोनी उसके घर के पास खड़ी इंतजार कर रही हो। रास्ते भर उसका मन बेचैन रहा, बार बार वही ख्याल, हे भगवान, मेरी बच्ची ठीक हो। मैंने उसे अकेला छोड़ते वक्त सोचा था जल्दी लौट आऊंगी। वो तो मुझे पकड़कर कह रही थी, माँ जल्दी आ जाना, देर मत करना। न जाने अभी किस हाल में होगी, भूखी होगी या सो गई होगी, या फिर दरवाजे पर बैठी अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि उसके घर के बाहर सन्नाटा था। टूटी दीवार के पास रखा मिट्टी का घड़ा खाली पड़ा था। दरवाजा आधा खुला था। गौरी का दिल और तेज धड़कने लगा। उसी समय पड़ोस से जमुना काकी बाहर आईं। काकी, मेरी राधा कहाँ है? मैंने तो आपको कहा था उस पर ध्यान रख लेना, वो घर में नहीं है। कहाँ गई मेरी बच्ची? अरे बहू, मैं कब तक संभालती उसे? 3 दिन हो गए थे, रोए जा रही थी, बार बार बाहर निकल रही थी। मैंने कहा बाहर बैठ जा थोड़ी देर, फिर पता नहीं कब उठकर चली गई। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने उसे बाहर भेज दिया? वो बच्ची देख नहीं सकती काकी, उसे रास्ता तक नहीं दिखता। आपने कैसे अकेले जाने दिया? जमुना काकी चुप हो गई। गौरी बिना एक पल रुके बाहर भागी। गांव की हर गली में उसका नाम पुकारने लगी। राधा, राधा बेटा, आवाज दो, मैं आ गई हूँ। माँ आ गई है, कहाँ हो तुम? चाची, हमने दोपहर में उसे पुराने बरगद की तरफ जाते देखा था। गौरी बिना रुके उसी दिशा में दौड़ी। धूल उड़ती रही, सांसें टूटती रहीं, लेकिन माँ के कदम नहीं रुके। बरगद के पास पहुंचते ही उसने देखा, पेड़ के नीचे मिट्टी पर एक छोटी सी देह पड़ी थी। राधा सिकुड़ी हुई थी, कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा बुखार से तप रहा था, होठ सूख चुके थे। गौरी घुटनों के बल बैठ गई, उसे अपनी गोद में उठा लिया। राधा बेटा, आंखें खोलो, देखो माँ आ गई है। मैं आ गई हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह देख नहीं सकती थी, लेकिन माँ की आवाज पहचान गई। उसके होठ हल्के से हिले। माँ, तुम आ गई? मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। बहुत देर हो गई थी, मैंने बहुत देर तक दरवाजे पर बैठकर इंतजार किया। नहीं बेटा, अब माँ कहीं नहीं जाएगी, अब कभी नहीं जाएगी, तुझे छोड़कर कभी नहीं। माँ, क्या बाबूजी आए थे? तुम उन्हें लाई हो? क्या वो अब आएंगे? ये सुनकर गौरी का दिल फिर टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तू बस ठीक हो जा बेटा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसी समय पीछे से कदमों की आहट आई। गौरी ने मुड़कर देखा, शंकर वहां खड़ा था। उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी और पहली बार उसका चेहरा पूरी तरह टूट गया। बरगद के नीचे बैठी गौरी ने राधा को अपनी गोद में कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। राधा बुखार से तप रही थी, लेकिन माँ की गोद मिलते ही उसका कांपता शरीर थोड़ा शांत होने लगा। पीछे खड़ा शंकर कुछ पल तक बस अपनी बेटी को देखता रहा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे इतने सालों बाद पहली बार उसे अपने किए का असली बोझ महसूस हुआ हो। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। गौरी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शंकर राधा के पास आकर रुक गया। उसके होठ कांप रहे थे। ये हमारी राधा है, इतनी बड़ी हो गई और मैंने इसे कभी देखा तक नहीं। हाँ, यही तुम्हारी राधा है, वही बेटी जिसे तुम 5 साल पहले छोड़कर चले गए थे, जिसने हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ मुंह करके पूछा,
माँ, बाबूजी आएंगे ना? जिसने हर रात बिना शिकायत किए अंधेरे में सोना सीखा और आज भी जिसे अपने पिता की आवाज पहचाननी बाकी है। शंकर धीरे से नीचे बैठ गया। उसने कांपते हाथ से राधा के सिर को छूना चाहा। राधा ने हल्का सा सिर उठाया। उसे एहसास हुआ कोई पास बैठा है। माँ, कौन है? कौन बैठा है हमारे पास? क्या कोई गांव वाला आया है? बेटी, मैं लेकिन शब्द पूरे नहीं निकले। गौरी ने चुपचाप राधा का हाथ पकड़ा और शंकर के हाथ पर रख दिया। राधा ने हाथ से महसूस किया। कुछ पल तक चुप रही। माँ, इनका हाथ बहुत कांप रहा है। ये रो रहे हैं क्या? हाँ बेटी, मैं रो रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत देर कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ, ये कौन है? तुम चुप क्यों हो? बेटा, ये तुम्हारे बाबूजी हैं। राधा का चेहरा बिल्कुल शांत हो गया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीरे बोली। बाबूजी? सच में? जो हर बार माँ कहती थी काम पर गए हैं, वो आप हो? हाँ बेटी, मैं ही हूं, लेकिन बहुत देर से आया हूं। इतनी देर से कि शायद मुझे माफ करना भी आसान नहीं होगा। आप रोइए मत। माँ कहती हैं रोने से दिल और भारी हो जाता है। अगर आप सच में बाबूजी हो तो अब कहीं मत जाना। नहीं बेटी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम और तुम्हारी माँ मुझे एक मौका दे दो तो बाकी जिंदगी यही गलती सुधारने में लगा दूंगा। बरगद के पेड़ के नीचे तीनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। शाम उतर रही थी। राधा बीच में बैठी थी, एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ शंकर। कुछ पल बाद शंकर ने धीमी आवाज में कहा, गौरी, मैंने बहुत देर कर दी, बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब एक भी दिन और खराब नहीं होने दूंगा। कल सुबह हम सीधे शहर चलेंगे, जहां अच्छे डॉक्टर होंगे, जहां राधा की आंखों का इलाज शुरू होगा। मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना ध्यान रखना, अब कोई वादा अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस बच्ची ने बहुत लंबा इंतजार किया है। माँ, अगर मेरी आंखें ठीक हो गईं, तो मैं सबसे पहले सूरज देखना चाहती हूँ, फिर आपका चेहरा और फिर बरगद का ये पेड़। अगले ही दिन शहर के अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। कई दिनों तक दवा चली। डॉक्टरों की देखरेख में धीरे धीरे उम्मीद बढ़ती गई। फिर एक सुबह पट्टी खोली गई। राधा ने पहली बार आंखें झपकाईं। सामने धुंधली रोशनी थी। धीरे धीरे चेहरे साफ होने लगे। उसकी आंखों में चमक आ गई। माँ, मुझे दिखाई दे रहा है, सच में दिखाई दे रहा है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। शंकर चुप खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत थी। बरसों बाद उनकी जिंदगी में भी रोशनी लौट आई।